नमस्कार देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रुद्रपुर से है, जहां पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर में आज एक विशेष स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की पुण्यतिथि को समर्पित रहा। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह और गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पंडित राम सुमेर शुक्ल की अतुलनीय योगदान को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपको बता दें, रुद्रपुर में स्मृति समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे कहते थे कि ये मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। उनके बारे में शायद भूल गए होंगे। ये कहते थे मुझे कि वो अपना बार बार शुगर टेस्ट करते थे। उस समय इतनी अच्छी मशीनें नहीं होती थी। मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं। शायद खाने से पहले सुई लगवाते थे, तमाम ऐसी बातें। तो उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी, और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसका खुले मंच से विरोध कर दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इतनी कम उम्र में 21 साल की उम्र ही क्या होती है, और उस उम्र में इसमें अदम्य साहस, स्पष्टता और राष्ट्रवादी जो विचारधारा से हुए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तराखंड से है, जहां ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। श्रद्धालु चार धामों की गद्दी स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी आनी बाकी है। जानकारी के अनुसार 24 नवंबर से अब तक केदारनाथ धाम के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में 2290, गंगोत्री धाम के गद्दी स्थल मुखवा में 1165 और यमुनोत्री धाम के खरसाली गद्दी स्थल में 3779, जबकि बद्रीनाथ के पांडुकेश्वर गद्दी स्थल पर अभी तक कोई श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। कुल मिलाकर अब तक 3834 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु चार धाम गद्दी स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ग्रीष्मकालीन यात्रा के समाप्त होते ही अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ में 2290, तो गंगोत्री में 1165 श्रद्धालु जो है वो पहुंच चुके हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो अभी तक कितनी संख्या में श्रद्धालु जो है गद्दी धाम पर पहुंच चुके हैं? बात करें तो उसमें अभी भी एग्जैक्ट फिगर आने की थोड़ी देरी यहाँ पर है। प्रशासन अपना आंकड़े दे रहा है, लेकिन जिस तरीके का प्रबंध यहाँ पर किया गया है, जो व्यवस्था यहाँ पर है, श्रद्धालुओं में जो उत्साह यहाँ पर दिखा है, वो काबिले तारीफ यहाँ पर कहा जा सकता है। राज्य सरकार का जो प्रबंधन था यात्रा के लिए, इन सब व्यवस्थाओं के लिए, वो काबिले तारीफ यहाँ पर कहा जा सकता है। जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते और एक जो सुरक्षित यात्रा का जो संदेश सरकार की तरफ से दिया गया था, उसके चलते ये कह सकते हैं कि इतने भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और उनका जो उत्साह था वो देखने लायक था। और इसे ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में सरकार की जो और व्यवस्थाएं होंगी यात्रा प्रबंधन के रूप में और बेहतर होती नजर आएंगे। श्रद्धालु और संख्या में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए सड़क और मौसम की, तो इस स्थिति में क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से की गई हैं? देखिए, जिला प्रशासनों को इस संबंध में पहले ही दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासनों को पहले ही यहाँ पर कह दिया गया है कि अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है, कुछ व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो उसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को
सुचारू रूप से करने का काम यहाँ पर जिला प्रशासन करे और वो मौसम के ऊपर परिस्थितियों को देखते, यानी जो वहाँ की जो परिस्थितियां होंगी उस परिस्थितियों के अनुरूप चलने के लिए यहाँ पर कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से इन सब चीजों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ऐसे में नोडल अधिकारी से लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट तक की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर तय की गई है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से ये व्यवस्था यहाँ पर हो सके, तो ऐसी कोशिश राज्य सरकार के यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल अभय, अगर संख्या की बात की जाए तो केंद्रीय और राज्य सरकार के अनुसार कितनी बड़ी संख्या में इस साल श्रद्धालु जो है वो पहुंच सकते हैं, इसका कोई अनुमान? जी बिल्कुल है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे और अंतिम दिन ये कह सकते हैं कि जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए थे और वहाँ का जो आंकड़ा निकल कर आया था 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद शीतकालीन यात्रा के लिए जो प्रबंध यहाँ पर किए गए तो ये समझा जा सकता है कि जो आंकड़ा पहले कभी 1000 में हुआ करता था, इस बार वो लाखों की संख्या में यहाँ पर रहने वाला है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर दिखा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंगोत्री में जिसका आह्वान यहाँ पर किया था, तो समझा जा सकता है कि उसका असर यहाँ पर दिखेगा और कम से कम 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार शीतकालीन यात्रा में यहाँ पर आने की उम्मीद उनकी यहाँ पर जताई जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 10 लाख श्रद्धालु जो है वो इस यात्रा में पहुंच सकते हैं, ऐसे में अगर होटल या रहने की व्यवस्था की बात की जाए अभय, तो किस तरह की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो पर्यटक स्थल है, चाहे आपका चमोली का हो, उत्तरकाशी का हो या फिर रुद्रप्रयाग के हो, उन जगहों पर जो व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर जो ठहरने का जो प्रबंध है उनको उचित प्रबंध में रखने के काम यहाँ पर किया गया है। शीतकालीन यात्रा को और सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि वो और प्रभावशाली यहाँ पर रह सके, उसके लिए जीएमबीएन ने अभी से ही अलाउंस यहाँ पर कर दिया गया कि जो एडवांस बुकिंग यहाँ पर करेगा उन्हें 50% की छूट यहाँ पर जीएमबीएन के गेस्ट हाउस या होटल्स में रहने के लिए यहाँ पर दी जाएगी। तो ये अच्छा निर्णय यहाँ पर समझा जा सकता है ताकि इस यात्रा को और बढ़ावा यहाँ पर मिल सके और हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सके। जी बिल्कुल अभय, क्या श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भी कुछ निर्देश दिया गया है प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को लेकर? देखिए, सब उत्तराखंड में तो ये समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो अतिथि देव की भावना से प्रेरित होकर यहाँ जाता है। जो स्थानीय लोग हैं वो उसका सत्कार यहाँ पर पूरी तरीके से करते हैं। जब शीतकालीन यात्रा को लेकर जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएगा वो इसी भावना से ओतप्रोत होते हुए यहाँ पर आएगा और उसका जो आदर सत्कार है वो भी अतिथि देवो भव के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। तो उन सब चीजों को लेकर कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं तो पूरी चाक चौबंद है। अब देखना यही है कि शीतकालीन यात्रा में जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें किस रूप में प्रबंध व्यवस्था यहाँ पर मिल पाती है और वो कितना लाभ यहाँ पर ले पाते हैं। जी बिल्कुल अभय, अब देखना ये होगा कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है इस बार यात्रा में शामिल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में पावन श्री सिद्धबल्ली धाम में आगामी 5, 6 और 7 दिसंबर को वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें 3 दिवसीय इस पर्व में देश भर से हजारों श्रद्धालु और साधु संत शामिल होते हैं। महोत्सव की तैयारियां कई महीने पहले से शुरू हो जाती हैं और मंदिर को लाइटों की रोशनी से जगमगाया जाता है। आपको बता दें श्रद्धालुओं के साथ साथ आयोजन से स्थानीय रोजगार और आर्थिक लाभ भी बहुत होता है। मंदिर समिति का कहना है कि ये महोत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक आस्था और संस्कृति का एक शानदार संगम है। कोटद्वार में श्री सिद्धबल्ली धाम का ये वार्षिक महोत्सव है जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोटद्वार के श्री सिद्धबल्ली मंदिर का 3 दिवसीय महोत्सव शुरू होने वाला है। 5, 6, 7 तारीख को इसका शुभारंभ किया जा रहा है। पहले दिन इसमें भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये ऐसा पर्व है जिसको लेकर के कोटद्वार ही नहीं, मैं समझती हूँ शायद देश के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पूरे साल इस जो उत्सव होता है इसका इंतज़ार करते हैं। साथ ही जो रोजगार से जुड़े लोग होते हैं वो भी इस मेले का पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि जब ये मेला आएगा तो हमारी रोजी रोटी को भी एक अच्छा खासा हमें आर्थिक मदद मिल जाती है। यही वजह है कि सिद्धबल्ली मंदिर के लिए लोगों के आस्था भी और श्रद्धालुओं की जो भावना जुड़ी हुई है उसी को लेकर
करके आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। साधु संत आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसी में आज हमारे साथ में हमारी एक श्रद्धालु जुड़ी हुई है। हालांकि वो प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुकी हैं और वर्तमान में वो टिहरी में प्रोफेसर हैं इस टाइम। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि इस महोत्सव का विशेष क्या महत्व है। आज हम सभी सिद्धबली मेला, जो कि सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव है, और सिर्फ कोटद्वार नहीं, कोटद्वार के आसपास से दूर दूर से लोग श्रद्धालु एक तरह से आस्था और श्रद्धा का सैलाब दौड़ के आता है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसपास के लोगों की श्रद्धा तो सिद्धबली बाबा के साथ ऐसी जुड़ी है कि हम लोग को अभी मेला स्टार्ट भी नहीं हुआ है और दूर दूर से यहाँ पहुँच आए हैं। जैसे कि मैं टिहरी से यहाँ पहुँच आई हूँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप टिहरी से आए हो, हालांकि आप लोकल की यहाँ रहने वाली हो, लेकिन बाहर जॉब के कारण कोटद्वार नहीं रह पाती हो, तो आपको किस तरह से आगे लग रहा है कि इस बार कुछ अलग सा होगा मेले में, या कितना इंतजार रहता है इस मेले का? मेला जो हमारी सिद्धबली मंदिर समिति है, हर बार ही जो मेले का आयोजन होता है बहुत दिव्य और भव्य होता है, और जो श्रद्धालु होते हैं वो इसी आस्था के साथ कि इस बार और अच्छा होगा। जो मैं इस बार देख रही थी, दूर दूर से मंगेश डबराल जी हैं और लखबीर सिंह लखा जी आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह है और झांकियों को लेकर भी हर बार की तरह एक अजब का उत्साह रहता है, और सेम मेरे अंदर भी यही है। जिस तरह से हमारे साथ में जो तरुण वित्तल जुड़ी हुई थी, उन्होंने बताया कि झांकी, चाहे शोभा यात्रा हो, शोभा यात्रा में लगने वाली झांकियाँ हो, मतलब सबको एक बड़ा उत्साह रहता है। श्रद्धालु हो, साधु संतों को भी इंतजार रहता है। हर तरफ से, देश के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आता है, और जो अपनी उनकी आस्था होती है या जो उनकी इच्छा होती है, वो मन्नत मांग के जाते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर भंडारा भी करवाते हैं, भेली भी चढ़ाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से इस मेले को भव्य बनाने की कोशिश की जाती है, और कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयास रहता है, जिसमें सभी सफल होते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। यहाँ कुछ परंपरागत व्यवस्थाएं हैं और हमारा परंपरा के अनुसार जो है पूजा अनुष्ठान होते हैं, तो इसलिए पहले हमारा 3 दिन का विशेष अनुष्ठान महाअभिषेक होता है। जो बाबा के अभिषेक पिंडियाँ हैं हमारी, उनका अभिषेक होता है, और प्रातःकाल हमारा उसके बाद षोडशोपचार करने के बाद फिर यज्ञ अनुष्ठान की हमारे यहाँ पर आहुति दी जाती हैं, और उसके बाद ही पैतृम दिन हमारी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो एक विधान है हमारी संस्कृति का कि पहले नगर परिक्रमा होती है, उसके बाद ही हमारा मेला शुरू होता है, और उसके दूसरे दिन फिर हमारा यज्ञ अनुष्ठान होता है, अभिषेक पिंडी होती है। और इसके अलावा हम शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम जो गढ़वाली में होगा पहले दिन, दूसरे दिन हिंदी में होगा, तो गढ़वाली भजन कार्यक्रम होता है। तो ये हमारी पहले से एक सांचा बना है, लेकिन अब की बार हमने विशेषकर शोभा यात्रा में ये जोर दिया है कि जब शोभा यात्रा के दौरान बहुत सारी हमारे जुलूस में गंदगियाँ हो जाती हैं, तो सफाई के लिए भी हमने विशेषकर शहर में सफाई का भी एक आंदोलन चलाया है। कोटद्वार आकर बहुत आनंद में महसूस करता हूँ, मैं एकदम हल्का महसूस करता हूँ अपने आप को। और जो ये वार्षिक महोत्सव आ रहा है 5, 6, 7 तारीख में, दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर एक महोत्सव लगता है जिसमें आपको आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर हर चीज़ का एक अलग अपना सुनहरा अवसर है। यहाँ पर बाबा का दरबार है जिसमें आप आशीर्वाद प्राप्त करें उनका, और यहाँ पर भंडारा होता है, महोत्सव लगता है, मेला लगता है, जिसको आप पूरे तरीके से एंजॉय करें। और यहाँ के भंडारे के लिए यहाँ पर सालों सालों तक लोगों का नंबर लगता है, जिसमें बहुत भक्ति और श्रद्धा रहती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए, महोत्सव का मज़ा लीजिए। अब यहाँ पे जो 5, 6, 7 आने वाले 5, 6, 7 तारीख को मेला होने वाला है, ये बहुत भव्य मेला है। ये हर साल आता है। यहाँ के सभी लोग इस मेले का बहुत इंतज़ार करते हैं। दूर दूर से साधु श्रद्धालु बहुत लोग आते हैं। यहाँ के जो व्यापारीगण हैं वो भी इस महोत्सव का बहुत वेट करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। सब दूर दूर से आते हैं, इस महोत्सव को इन्जॉय करते हैं। आप सब भी आइए यहाँ, इसको देखिए। यहाँ भंडारे भी चलते हैं, हर रोज़ यहाँ भंडारे भी होते हैं। प्रसाद ग्रहण करिए, बाबा जी के दर्शन करिए, आपको बहुत सुकून महसूस होएगा। वो दर्शन करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर लढौरा से है, जहां अवैध खनन का खेल लगातार जारी है और प्रशासन इसे लेकर मौन है।
बुक्कनपुर, भगवानपुर, चंदनपुर, डोडा, खटका और मुजाहिदपुर के साथ ही सतीवाला, कलियर और लंढौरा में ओवरलोडिंग डंपर बिना परमिशन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे राहगीरों को बड़ी परेशानी और सड़क हादसों का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें, खनन माफिया पुलिस प्रशासन से बेखौफ है और दिन रात ईंट भट्टों की आड़ में मिट्टी का अवैध खनन कर सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। धूल उड़ने और मिट्टी गिरने से स्थानीय जनता की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। आपको बता दें, सज्जनपुर पीली क्षेत्र में 1.2 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की। टीम ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया और क्षेत्र को पूरी तरह से साफ किया। तो आपको बता दें, सीएम के निर्देश पर प्रशासन ने ये अतिक्रमण हटाया है। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीली गांव में लगभग 20 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको चिन्हित करते हुए कल प्रशासन के द्वारा हटाया गया और जो भी वहां पे अतिक्रमण कर रहे थे उनको आगाह किया गया है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई न करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जिला अधिकारी समीन बंसल के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बालिका निकेतन और बाल गृह और शिशु सदन का अचानक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, साफ सफाई और आवासीय सुविधाओं का भी विस्तृत जायजा लिया गया। उन्होंने महिलाओं, बालिकाओं से सीधे संवाद कर जरूरतों की जानकारी ली। आपको बता दें, डीएम ने नारी निकेतन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 महिला होमगार्ड तुरंत तैनात करने और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए 2 अतिरिक्त नर्सों की भी नियुक्ति के आदेश दिए। हमारा जो राजकीय नारी निकेतन, शिशु निकेतन, बालिका निकेतन, जुवेनिल होम, ये सारे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ पे हमारे ऐसे ख़ास वर्ग के शिशु, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित रहती हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की और एक्स्ट्रा काउंसलिंग की ज़रूरत है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और इसमें बच्चों को स्कूल से लिंक करवाना, उनको जो ट्रॉमा से वो कभी अफेक्ट हुए होंगे तो उनका बिहेवियरल चेंजेस और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, वो मदद करते हैं। और इनकी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूर्ण की जा रही हैं हमारे जिला योजना से भी और हमारे खनिज न्यास फंड से भी, और उसकी मॉनिटरिंग भी निरंतर हो रही है। हमारी जो कुछ इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कुछ सिविल निर्माण होने हैं, सीवर लाइन, वाटर रिक्वायरमेंट के लिए ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल्स या फिर एडिशनल डोरमिट्रीज, उस सब के लिए फंड्स स्वीकृत किए जा चुके हैं और उसका कार्य प्रगति पर है और ये निर्देशित किया गया कि इसको त्वरित गति से पूर्ण भी करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पे आ गई है। आपको बता दें, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सुबह से ही शहर और देहात में व्यापक औचक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर पहनकर और ऑटोमेटिक असलाहों से लैस होकर संवेदनशील क्षेत्रों, मुख्य सड़कों, बॉर्डर चेक पॉइंट्स और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान हर वाहन, संदिग्ध व्यक्ति और सामान की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले से ही रोका जा सके। तो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद अब हरिद्वार में भी पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। एसएसपी के निर्देश पर सुबह से ही औचक चेकिंग की जा रही है। शहर से देहात तक सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से सख्त कर दिया गया है। लाल किला के पास में हुए जो बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, सारे पुलिस अधिकारी
थाना स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं और इसमें लगातार इसमें और गहनता आ रही है। मैं सभी लोगों को आज सुबह भी 5 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक की जो हमारी चेकिंग थी उसका बड़े पॉजिटिव परिणाम निकले हैं। ये जो अभियान है ये लगातार जारी रहेगा। सर, आम जनता से क्या कहेंगे सजग रहने? सभी आपके माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनके द्वारा दिखाई देता है, उनको दिखता है या किसी प्रकार का उन्हें संशय होता है, तत्काल पुलिस को इस संबंध में बताएं ताकि हम आगे की जो भी उसको वेरिफिकेशन की कार्रवाई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मसूरी के होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय किशोर उपस्थित रहे। हरेंद्र शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जिलों से बड़ी संख्या में जनता और कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये रैली लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने का माध्यम होगी। तो दिल्ली में होने वाले 14 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली को लेकर ये तैयारियां तेज है। पूरी कांग्रेस कमेटी ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तक, अब संख्या लाखों की हो, हजारों की हो, तो पचपा तो उनसे भी हजारों की संख्या में जा रहे हैं। हम प्रेस के माध्यम से आम जनता से भी ये अपील करने आए कि उस रैली में अपना प्रतिभाग जरूर करें, जो वोटर को जागरूक करें, अपना वोट ना कटने दे। SIR का माध्यम का इतना कम समय है और कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही है कि जिसका वोट काटना होता है वो फार्म अगर 10 मेंबर है तो 8 फार्म दे देते हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया भी कई जगह देखने को आया। ऐसा SIR का कई प्रदेशों में ऐसा होता है। तो एक चरणबद्ध तरीके से वोट काटे गए। पिछले चुनाव में भी 2022 में मैं जहाँ से प्रत्याशी था तो मैंने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और वो वोट इस तरीके से कटे हुए थे, बहुत ज्यादा उनकी पूछताछ करने पर ऐसा पता लगा कि वोट कम से कम 10 किलोमीटर छोड़, पता ही नहीं कि मेरा बूथ इस बूथ पर वोट होना चाहिए। वो पता चला कि वो सहसपुर के किसी और बूथ पर उसका नाम है। वो ढूंढने पर बहुत, और 30 जनवरी को जो अंतिम प्रकाशन सूची का होता है और उस टाइम जो है वो नॉमिनेशंस में प्रत्याशी अपने नॉमिनेशन में बिजी रहता है और अंतिम प्रकाशन की सूची जो होती है वो प्रत्याशी को पता नहीं होता है कि जो वोटर लिस्ट एडिशनल है वो प्रत्याशी को पता कि एडिशनल में कितने नाम जोड़े गए हैं, कितने कटे हैं। वो अंतिम प्रकाशन के बाद एक एडिशनल लिस्ट और आती है, तो प्रत्याशी अपने नॉमिनेशंस में बिजी रहता है। तो वो कौन नाम है, कौन जोड़े जाए, उनका पारदर्शिता उसमें सूची में रहनी चाहिए और प्रत्याशी या कांग्रेस जो विपक्ष का लगे सबको वो ऑनलाइन जो है क्या वोट बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। 2 वोट जिसके भी हो, वो चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो, 2 वोट किसी के नहीं होने चाहिए। नहीं देते रहे, वो कोई भी हो जी। जो SIR जो भारत का नागरिक है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोट बनने का, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। उसमें चाहे कोई भी हो, जो अगर संविधान। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।